बाइक एयरप्लेन। पुनीत नाम का एक आदमी गीतापुर गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था और बहुत मेहनत करता था। काम की वजह से वह हर रात घर में देर से लौटता था। ऐसे ही एक दिन पुनीत जब काम से घर वापस आया तो घर को सजा देखकर हैरान हो गया। अरे बेटा संजू, इधर आओ, ये घर क्यों सजा रखा है? क्या बात है? यह सुनते ही उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ से जाकर लिपट गया। तब पुनीत की बीवी ने उससे कहा, अरे आप कैसे भूल गए कि आज संजू का जन्मदिन है? पापा, आपको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं? कैसे पापा हैं आप? हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, काम ही इतना था, मैं भूल गया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। पुनीत जैसे तैसे अपने बेटे को मना लेता है। अच्छा बेटा, तो ये बताओ तुम्हें जन्मदिन में क्या तोहफा चाहिए? पापा, मुझे एक एरोप्लेन चाहिए, वो भी बिल्कुल असली वाला, चलने वाला। ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें चलने वाला एरोप्लेन ला कर दूं। पापा, आप एरोप्लेन कब ला कर देंगे? आपने कल कहा था ना। पुनीत अपने बेटे को समझाता है, बेटा देखो, एरोप्लेन लाना कोई आसान बात नहीं है, वो बहुत महंगा और बड़ा होता है। अब तुम खुद बताओ, हम एरोप्लेन रखेंगे कहाँ? हमारा घर तो इतना छोटा सा है ना। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एरोप्लेन चाहिए। बेटे की जिद के आगे पुनीत झुक जाता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। तभी उसे आंगन में खड़े अपने पुराने स्कूटर को देखकर एक आइडिया आता है और वो उस स्कूटर को एक एरोप्लेन की शक्ल दे देता है और उसे गोल्डन कलर कर देता है। मिंटू बेटा, ये लो, तुम्हारा गोल्डन एरोप्लेन आ गया। अरे वाह, गोल्डन एरोप्लेन! देखा बेटा, कितना खूबसूरत एरोप्लेन है। देखा तुमने, पापा ने अपना वादा पूरा किया है। मिंटू एरोप्लेन देखकर खुश हो जाता है और वो भी चलने वाला एरोप्लेन, एकदम असली जैसा। खाने की प्रतियोगिता। रेलवे स्टेशन के बाहर एक ढाबा था जिसका मालिक बिट्टू बहुत ही पेटू था। वह 10 मिनट में 100 अंडे खा जाता था। उसे इस बात पर बहुत घमंड था और वह इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाता था। बिट्टू ने अपने ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था, जो कोई भी 100 से ज्यादा अंडे खाएगा उसे मुफ्त में खाना मिलेगा, वरना जो काम बिट्टू कहेगा वो करना पड़ेगा। एक दिन एक ग्राहक आता है। अरे भाई, सुना है तुम्हारे ढाबे में कोई चुनौती रखी है? तभी बिट्टू कहता है, अरे ओ छोटू, जरा समझा दे इन्हें क्या चुनौती है। हमारे बिट्टू मियाँ 10 मिनट में 100 अंडे खा जाते हैं। अगर आपने इससे एक भी अधिक खाया तो आपको अंडों के पैसे भी नहीं भरने होंगे और 100 दिन तक ढाबे में खाना खाने को मिलेगा। और अगर आप हार गए तो इन अंडों के साथ साथ 100 दिन ढाबे में आटा मलना होगा। हाँ, अच्छा तो ऐसा है। वह ग्राहक प्रतियोगिता के लिए राजी हो जाता है। बिट्टू कब 100 अंडे खा जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और बिट्टू जीत जाता है। हाँ भाई, तो शर्त के अनुसार कल से आटा गूंदने आ जाना, समझे? इसी तरह लालच में आकर बहुत से लोग प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन कोई बिट्टू से जीत नहीं पाता। और हर बार की तरह ढाबे पर काम करने के लिए बिट्टू को किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ता। एक दिन एक पहलवान रेलगाड़ी से उतरता है और अपने बेटे से बोलता है, बेटा अभी ट्रेन चलने में काफी समय है, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बिट्टू के ढाबे पर पहुंचते हैं और जब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है तो वो बिट्टू से कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। ढाबे पर काफी लोग मौजूद थे, इसलिए बिट्टू उन्हें मना नहीं कर पाया। मगर चालाकी से बिट्टू ने अपनी प्लेट में 100 और पहलवान की प्लेट में 150 अंडे डलवा दिए। लेकिन देखते ही देखते पहलवान सारे अंडे खा गया। बिट्टू मन ही मन सोचता है, अरे मैंने तो अभी 100 भी नहीं खाए, पहलवान तो 150 खा गया। और इस तरह पहलवान प्रतियोगिता जीत जाता है।
और कहता है, बहुत घमंड है ना तुम्हें, तुम कमजोर लोगों से लड़ते हो। हिम्मत है तो मेरी तरह 150 अंडे खाकर दिखाओ। तुम बहुत ही झूठे और चालबाज हो। तुमने धोखे से मेरी प्लेट में 150 अंडे डाले थे। देखो, मैं तो 150 ही खा गया। अब तुम मेरी शर्त सुनो। मैं यहाँ रोज रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पूरे 100 दिन एक यात्री को मुफ्त में भोजन कराना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे पता चला तो, पता है ना मैं पहलवान हूँ, पहलवान। अब बिट्टू हार चुका था और बिट्टू ने पहलवान की शर्त मान ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अत्याचारी सास और बहू। शर्मा परिवार में एक विमला देवी नाम की अत्याचारी औरत रहती थी। उनका बेटा बहुत होशियार था और काफी पैसे कमाता था। विमला देवी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं। मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं, पर आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसीलिए मैं हाँ कर देती हूँ। रूपा के पिता खुशी खुशी बात पक्की कर देते हैं। बेचारी रूपा अपनी सास का सारा काम करने लगी। शादी के बाद अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन विमला देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख लोग देने को तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से बस 5 ही लाख लिए। अब घर का सारा काम कर, ये देख बर्तन अभी तक पड़े हैं। माँ जी, मैं भी कर देती हूँ। कुछ समय बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख रूपा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए। ध्यान रहे, लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर बेटा हुआ तो ठीक, और बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है। रूपा को एक लक्ष्मी जैसी बेटी होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। हाँ, अब मैं क्या करूं पिताजी? मेरी सास मुझे लेने नहीं आई क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ पिताजी। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही गलती है जो मैं विमला देवी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। रूपा के पिता उसे अपने घर वापस ले आते हैं। रूपा खुशी खुशी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। हर जगह रूपा के बनाए हुए स्वादिष्ट केक लोगों को पसंद आने लगते हैं। अब रूपा के पास दिन रात काम की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात विमला देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिलियत बहू को मैंने घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, मैं उसे आज ही ले आती हूँ। विमला देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर रूपा को वापस घर लाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, चल अपने घर, मेरी पोती को मुझसे दूर मत कर। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी और यहीं रहूंगी। रूपा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा सम्मान और प्यार देना चाहिए। केलों की बारिश। राजू एक बहुत ही बढ़िया गाइड था। लाल किले के बाहर रोज खड़ा हो जाता और आने जाने वालों को पूरा लाल किला घुमाता। आइए आइए, लाल किला देखिए, लाल किला देखिए। आइए, राजू गाइड आपको लाल किला दिखाएगा। केवल 50 रुपए में पूरा लाल किला दिखाएगा। आइए आइए, मैं आपको लाल किला दिखाता हूँ। रोज कई सारे लोग जो भी लाल किला देखने आते, वो राजू गाइड से बहुत ही प्रभावित होते।
एक बार एक दूर दराज के गांव से एक लड़का दिल्ली घूमने आया। मदन जब लाल किले पहुंचा तो उसे राजू गाइड मिला। आइए भाई साहब आइए, मैं आपको लाल किला दिखाऊंगा। हाँ भाई दिखाओ लाल किला। राजू ने उसे लाल किला अच्छे से दिखाया। जब मदन ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तब राजू ने देखा कि मदन के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह, ये अकेला भी है और इसके पास बहुत से पैसे हैं, इसे चूना लगाया जा सकता है। आप बहुत लकी हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको दिल्ली की वो जगह दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? ये थोड़ी दूर पर है और इसका पता कुछ ही दिन पहले चला है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, पर इस जगह की खासियत क्या है? जी, वहाँ पर केलों की बारिश होती है। नामुमकिन, मैं नहीं मानता कि केलों की भी बारिश हो सकती है। आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या मतलब? 1000 रुपये लगेंगे, वहाँ जाने का परमिट तभी मिलेगा। मदन ने 1000 रुपये राजू को दे दिए। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी परमिट बनवा कर आता हूँ। अरे, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं भी साथ ही चलूँगा। ठीक है, चलो। राजू उसे बहुत सी संकरी गलियों से होते हुए एक जगह पर ले आता है। थोड़ी दूर चलने पर वो एक बावली में पहुंचते हैं। अब तुम यहाँ रुको, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। राजू वहाँ से निकलकर सीधा केले के ठेले पर गया और वहाँ से कुछ केले खरीदे। फिर उन सब केलों को बावली के ऊपर से नीचे की ओर फेंकता है जहाँ पर मदन खड़ा हुआ था। फिर तेजी से मदन के पास वापस आता है। अरे ये क्या, मेरे आने से पहले ही बारिश हो गई। चलो कोई बात नहीं, तुमने तो केले की बारिश होते हुए देख ली ना। मदन कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा भाई, चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया, और लोगों को भी तो लाल किला दिखाना है ना। बाय। और मदन कोई जवाब ना दे सका और हक्का बक्का रह गया। कभी किसी की बेतुकी बातों में नहीं आना चाहिए। Please subscribe.